दोस्तों, हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट के दौरान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे, तो वहां पर एक महिला रिपोर्टर ने भारत में डेमोक्रेसी से रिलेटेड उनसे एक सवाल पूछा, जहां उसने भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन की बात की और तभी से यह मुद्दा और भी प्रचलित हो गया कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। अभी तक भारत में डेमोक्रेसी को लेकर वेस्टर्न मीडिया में जब भी बातें उठती थी ना, तो वहां पे सिर्फ बातें ही होती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछना वह भी तब जब वह एक स्टेट विजिट पर थे काफी महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट बाइडेन से भी इसी से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। और आज के दिन वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा इंडिया का पन्नू केस में इन्वॉल्वमेंट की बात कही जाने के बाद से यह टॉपिक फिर से उतना ही रेलेवेंट हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो लगातार पार्लियामेंट के विंटर सेशन में रिकॉर्ड संख्या में विपक्ष के मेंबर्स को बाहर निकालने पर, चाहे वह देश की मीडिया हो या बाहरी मीडिया, सभी के द्वारा भारत में डेमोक्रेसी की चर्चा को और भी तेज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में डेमोक्रेसी के स्टेटस और उससे संबंधित सभी तथ्यों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि यह कितना सच है या फिर यह एक वेस्टर्न मीडिया का भारत को दबाने का प्रोपेगेंडा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। This is absolutely unacceptable. It is unacceptable that the Biden administration gives Modi this platform. India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As Prime Minister Narendra Modi's government cracks down on dissent, can India still call itself the largest democracy on earth? दोस्तों, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब तक दो सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला रूल ऑफ लॉ और दूसरा रूल बाय पीपल। अब यह वह दो सिद्धांत हैं जिनमें कई हद तक डेमोक्रेसी का समावेश होता है। और जब भी हमें यह कहना होता है कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी का स्तर क्या है, तो हम हर बार इन्हीं दो पैमाने पर इसके बारे में रिसर्च करते हैं या फिर टिप्पणी करते हैं। और जब बात भारत में डेमोक्रेसी की आती है तो सभी देशों का इस मुद्दे पर अलग अलग वक्तव्य है। दोस्तों, आज के समय में इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भारत दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और भारत में हर साल इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन का सफलतापूर्वक समापन होना रूल बाय पीपल के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है और सभी कार्यों का संविधान के अनुसार होना रूल ऑफ लॉ को भी दर्शाता है। अब हाल ही में हम सभी ने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड सवाल पूछा गया और तब से भारत के जितने भी मंत्री हो, चाहे वह डॉक्टर एस जयशंकर हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो या फिर चाहे कोई भी मंत्री, जो भी विदेश दौरे पर जाता है उनसे हर बार ह्यूमन राइट वायलेशन और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल जरूर पूछा जाता है। और इन सभी सवालों को देखते हुए कहीं ना कहीं यह लगता है कि भारत में ह्यूमन राइट वायलेशंस तो हो रहे हैं, तभी तो ये सभी देश एक साथ मिलकर इतने सारे सवाल को पूछ रहे हैं। दोस्तों, यह बात तो सच है कि भारत में कुछ हद तक ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं है। इसके कई सारे उदाहरण आप यदि देखोगे तो आपको फॉरेन कंट्रीज में भी देखने को मिलेंगे, जहां पर आप अमेरिकी ब्लैक लोगों का उदाहरण भी देख सकते हो। लेकिन इससे आप कभी भी यह नहीं कह सकते कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में। दोस्तों, भारत किसी भी मायने में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है और भारत के डेमोक्रेसी की परफेक्शन है वह इसी इम्परफेक्शन में ही निहित है। दोस्तों, भारत की डेमोक्रेसी बहुत ही डीप रूटेड है और अगर विश्व में कोई एक इकलौता देश ऐसा हो जहां पर डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है तो उसका एक उदाहरण भारत है। भारत में हर एक माइनॉरिटी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई पार्टी जरूर है और एक बेहतर डेमोक्रेसी की निशानी होती है कि समाज के हर ग्रुप का पार्लियामेंट में या फिर जिसे हम पॉलिसी मेकिंग कहते हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन हो। और यदि हम देखें तो जब समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई पार्टी होगी तो उनसे संबंधित सभी मुद्दे संसद में उठाए भी जाएंगे और उनके निवारण हेतु सरकार काम भी कर सकेगी। और ऐसा हमने भारत के केस में होते हुए भी देखा। और अगर हम यहीं पर अमेरिका की बात करें, जो कि सभी देशों को डेमोक्रेसी पर लेक्चर देता हुआ फिरता है, अपने आप को दुनिया में डेमोक्रेसी फैलाने वाला देश मानता है, वह खुद ही एक टू पार्टी स्टेट है जहां पर समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर सिर्फ दो ही पार्टी है, जिसमें एक रिपब्लिकन और दूसरी डेमोक्रेट है। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर
बात डेमोक्रेसी की हो रही है, तो फिर उस हिसाब से अमेरिका भी कैसे एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हुआ? क्योंकि यहां पर तो ब्लैक अमेरिकन को रिप्रेजेंटेशन करने की कोई पार्टी ही नहीं है, एंग्लो अमेरिकन को भी रिप्रेजेंट करने की कोई पार्टी नहीं है, और यह देश दुनिया को ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देता हुआ फिरता है। दोस्तों, यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्यों सिर्फ हाल ही के दिनों में ही ह्यूमन राइट वायोलेशन और डेमोक्रेसी पर यह चर्चा इतनी गर्म हो गई? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि जब से भारत ने अपनी वैश्विक स्तर पर इंडिपेंडेंट स्टैंड को और पुख्ता किया है और वैश्विक स्तर पर यूरोप की मोनोपोली को चैलेंज किया है, तब से इसका काउंटर करने के लिए वेस्ट कहीं ना कहीं से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। दोस्तों, वेस्ट द्वारा पिछले कुछ बीते सालों में भारत पर, या फिर यूं कहें कि भारत की तत्कालीन सरकार के खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाया गया। उनका मानना है कि बीजेपी धीरे धीरे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते करते बाकी सभी माइनॉरिटी ग्रुप को इग्नोर कर रही है। लेकिन यदि वास्तविकता देखें तो यह कुछ और ही है, क्योंकि किसी भी सरकार को आप उसके पॉलिसीज के थ्रू जज करते हो, और तत्कालीन सरकार के अंतर्गत कोई भी ऐसे फैसले नहीं किए गए हैं जो कि ये दर्शाता हो कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति निर्दयी है। दोस्तों, डेमोक्रेसी के जहां कई सारे फायदे हैं, वहां पर एक नुकसान भी है कि आपको हर साल सत्ता में आने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और इलेक्शन जीतने के लिए आपको मेजॉरिटी ग्रुप का समर्थन भी चाहिए। और इसलिए भाजपा भारत में हिंदुत्व ब्रांड की पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि हिंदुओं का मेजॉरिटी में होना और बीजेपी का समर्थन करना उनके बार बार सत्ता में आने की एक चाबी है, और वह इसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से कर भी रहे और करते भी रहेंगे। दोस्तों, विश्व के किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी यही ही करेगी जो कि आज के समय में भाजपा कर रही है। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ ऐसा ही हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस भी तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, जहां पर वह मुसलमान अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने के लिए ऐसे वक्तव्य बार बार देती थी जो कि इलेक्शन में कहीं ना कहीं जाकर उन्हें मदद करती थी। मैं यहां पर यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि भारत में डेमोक्रेसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, भारत में कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनमें गिरावट देखी गई है। हर एक डेमोक्रेसी की ताकत उसकी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ही होती है, और भारत में हाल के समय में विपक्षी दल की बिगड़ती हुई हालात भारत के एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए एकदम भी सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत में डेमोक्रेसी को खतरा है। हाँ, यह बात हम जरूर कह सकते हैं कि अगर विपक्षी दल और भी मजबूत होगा तो सत्ताधारी दल अपनी मनमानी करने में सक्षम नहीं होंगे, और उन पर विपक्षी दल पूर्ण तरीके से दबाव डालने में सक्षम होंगे, जो कि अंत में जाकर डेमोक्रेसी को भी मदद करेगा। दोस्तों, भारत में हाल ही में गिरते हुए प्रेस फ्रीडम को भी देखते हुए कोई यह जरूर कह सकता है कि यह एक अच्छी डेमोक्रेसी की निशानी तो नहीं है, क्योंकि सभी डेमोक्रेटिक देशों में प्रेस फ्रीडम सबसे ऊपर होता है। लेकिन भारत में आज के समय में जिस हिसाब से प्रेस काम कर रही है और जिस तरीके से न्यूज प्रसारित हो रहा है, वह देखकर लगता है कि वह सत्ताधारी दल के लिए बस एक प्रोपेगेंडा बनकर रह गई है, या फिर उनका पीआर कर रही है, जो कि सत्ताधारी दल के सभी अच्छे कामों को ही तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनके किसी भी बुरे काम के बारे में बात ही नहीं कर रहे। और यह हम सब जानते भी हैं कि जहां बीजेपी ने कुछ अच्छे काम किए हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे काम भी हैं जहां पर उन पर प्रश्न चिन्ह उठाया भी जाना चाहिए, और यहीं पर प्रेस की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती जा रही है। दोस्तों, भारत में दिन प्रतिदिन यदि हम देखें तो प्रेस फ्रीडम लगातार घटती जा रही है, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर है, जो कि मीडिया है, वह कमजोर होता चला जा रहा है। अगर यह और भी कमजोर होता गया तो भारत में डेमोक्रेसी की नींव हिलने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर लोगों में काफी जागरूकता भी देखी गई है, जिसके बाद से कई हद तक इस मामले में सुधार भी आया है। दोस्तों, लेकिन इस मामले में और भी कहीं हद तक सुधार लाने की हमें जरूरत है। दोस्तों, आज का युग यूरोसेंट्रिक युग नहीं रह गया है। जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप की समस्या विश्व की समस्या है, लेकिन विश्व की समस्या यूरोप की समस्या है ही नहीं। इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं से यदि आप देखोगे तो उसका प्रारंभ यूरोपीय देशों में ही हुआ है, और उसका खामियाजा पूरे विश्व को हमेशा से भोगना पड़ा है। और या वही यूरोपीय देश जो कि यूएई और अब के सभी तानाशाह देशों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, चाहे वह उन्हें हथियार देकर ताकतवर बनाना हो या फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, तब भी उन्हें डेमोक्रेसी की बात याद नहीं आती है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जहां पर अमेरिकी देशों का फायदा होता है, वहां वह
किसी भी देश को डेमोक्रेसी का लेक्चर नहीं देते हैं, और जो कोई भी देश उनके खिलाफ खड़ा होता है या फिर उनकी सभी बातों को मानने से इनकार करता है, वह देश डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हम चीन के केस में भी देख सकते हैं। दोस्तों, चीन के विकास में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका और यूरोपीय देशों का रहा है, और जब जब चीन उनके गले की सबसे बड़ी हड्डी बन गया है, तब तक ये सभी देश चीन के तानाशाही राज्य का विरोध करते नजर आते हैं। दोस्तों, यहाँ यह प्रश्न जरूर उठता है कि ये सभी देश तब कहां थे जब इसी तानाशाही राज्य के विकास में पूरी तरीके से वो समर्थन दे रहे थे। तो यह वेस्टर्न कंट्रीज का दोगलापन नहीं है तो और क्या है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत इस वक्त वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि सभी संस्थाओं द्वारा प्रेडिक्ट की गई रेट से भी तेज बढ़ोतरी कर रही है, और 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। और हम सब यह जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देश और यह कभी नहीं चाहेंगे कि कोई एक और देश खड़ा हो जाए जो कि उनकी मोनोपोली को चैलेंज करे। यही कारण है कि ये सभी देश भारत की छवि खराब करने के लिए ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हमने हाल ही में इजराइल हमास वॉर में इसका जीता जागता उदाहरण देखा, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों सरकार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रही हैं, जहां पर प्रोपेगेंडा के माध्यम से विश्व का समर्थन जीतने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हम सभी लोग यह जानते हैं कि भारत किसी भी मायने में एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई भी देश है ही नहीं जिसके पास परफेक्ट डेमोक्रेसी का एक सैंपल हो। हर देश की डेमोक्रेसी में कोई ना कोई कमियां जरूर रहती हैं, और उन्हीं कमियों को सुधार करते हुए सभी देश आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में विश्व के सभी देश यह जरूर चाहेंगे कि वह अपने एडवर्सरीज का मुकाबला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू करें, क्योंकि अगर कोई देश अंदर से टूट जाता है तो वह देश किसी भी दूसरे देश का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी देश को आंतरिक समस्याओं से अगर जूझना पड़ता है तो वह उसके आर्थिक और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी नुकसानदायक होता है। और कोई भी देश उतना ही मजबूत होता है जितना वह आंतरिक रूप से मजबूत होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप तभी तक वैश्विक स्तर पर मजबूती बनाए रख सकते हैं जब तक आप आंतरिक रूप से मजबूत और सुरक्षित हैं। और आज के समय में इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यह जिम्मेदारी आखिरकार देश के नागरिकों पर ही आ जाती है कि वो वास्तविक रूप में अपने देश में हो रहे कार्यों के तहत अपना जजमेंट बनाए, ना कि विदेशी मीडिया के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा के तहत। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।